गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं चौधरी मोटाराम मीर मेमोरियल कॉलेज ऑफ एजुकेशन 5 NRT निर्वाणा सूरतगढ़ से क्लास B.Ed सेकेंड ईयर, सब्जेक्ट जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, टॉपिक लिंग एवं लैंगिकता। आज की क्लास में हम लिंग एवं लैंगिकता के बारे में अध्ययन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लिंग एवं लैंगिकता कहते हैं कि जो लिंग और लैंगिकता के अंतर्गत बालक एवं बालिका बनने का जो अर्थ है, जो उनके अनुभव है, उनके बारे में जो भी चर्चा है या उनके बारे में जो भी विचार है, वो विविध समूहों में, विविध क्षेत्रों में और विविध समयों में पृथक पृथक रूप से जेंडर की परिभाषा के अंतर्गत की जा सकती है। कहते हैं कि जो व्याकरण है उसके अंदर तो जो जेंडर की परिभाषा है वो केवल स्त्रीलिंग या पुल्लिंग से संबंधित है, परंतु जो शिक्षा का क्षेत्र है उसमें जो जेंडर की परिभाषा है वो बालक और बालिका के जो भी अनुभव हैं, जो भी उनके सर्वांगीण विकास की जो भी प्रक्रिया है, उसके आधार पर बालक और बालिका के कार्य विभाजन जो है, जो उनके बीच के बालक और बालिका के बीच में जो भी कार्य का विभाजन करता है उससे संबंधित है। कहते हैं कि जहाँ शिक्षित समाज है वहाँ पर तो जो जेंडर की जो परिभाषा है वो स्त्री और पुरुषों के कर्तव्य और दायित्वों से संबंधित है, और जहाँ अशिक्षित समाज है वहाँ पर जो जेंडर की परिभाषा है वो स्त्री और पुरुष के मध्य जो शक्ति परीक्षण है उससे संबंधित है। तो बालक एवं बालिका बनने का जो अर्थ है, जो भी उनके अनुभव है, उसके अंतर्गत जो जेंडर की परिभाषा है उसको हम निम्नलिखित तालिका के द्वारा समझ सकते हैं। तो तालिका मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। जेंडर की परिभाषा, इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला जो है सामाजिक समूहों में जेंडर, सेकंड है विविध क्षेत्रों में जेंडर, और जो थर्ड है वो है विविध समयों में जेंडर। तो स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले सामाजिक समूहों में जेंडर। सामाजिक समूहों में जेंडर, इसके अंदर जो फर्स्ट पॉइंट है वो है परिवार में जेंडर की परिभाषा। अब कहते हैं कि जो परिवार है उसमें जो जेंडर की परिभाषा है वो स्त्री और पुरुष के मध्य कर्तव्य, दायित्व, उत्तरदायित्वों के विभाजन से जो है वो संबंधित है। कि जैसे एक परिवार है उसमें माता का जो कर्तव्य है वो है भोजन निर्माण करना, पिता का कर्तव्य है पैसे कमाना, और एक जो भाई है उसका कर्तव्य है कि अपनी बहन की सुरक्षा करना, उसको प्यार देना, उसका सम्मान करना, और जो बहन है उसका जो कर्तव्य ये है कि वो अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन करना। तो कहते हैं कि जो परिवार है उसमें जो जेंडर की परिभाषा है वो परिवार के सदस्यों में जो परिवार के जो कार्य हैं उनको डिवाइड कर देना, मतलब जो परिवार के जो कार्य हैं वो परिवार के सदस्यों में बांट दिए जाते हैं। तो ये है परिवार में जेंडर की परिभाषा। तो कहते हैं कि जो परिवार में जो जेंडर की परिभाषा है उसमें स्त्री और पुरुष के मध्य जो भी कर्तव्य उन्हें दिए गए हैं, जो भी उनको दायित्व दिए गए हैं, उनको विभाजित कर देना, मतलब बांट देना। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है समाज में जेंडर की परिभाषा। सेकेंड पॉइंट, समाज में जेंडर की परिभाषा। अब इसमें कहते हैं कि जो परिवार में जो जेंडर की परिभाषा है वो जो हमारी जो परंपरा है उस पर आधारित है। कि जैसे हमारी जो ये परंपरा है हम शुरू से देखते आए हैं कि जो घर के जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजन है वो हमेशा ही घर के बड़े व्यक्ति के द्वारा ही लिए जाते हैं। तो कहते हैं कि परिवार में जो जेंडर की परिभाषा है वो जो हमारी जो परंपराएं हैं उस पर आधारित है। कि
जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम कहते हैं कि जो महिलाएं हैं या जो स्त्रियां हैं उनसे हमेशा यही कहा जाता है कि उनसे अपनी पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए, अपने मतलब जो बच्चे हैं उनका पालन पोषण करना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए और हर तरह से अपने पति को सुख देने का जो है प्रयास करना चाहिए। उसी तरह जो पुरुष वर्ग है उसे कहा जाता है कि उसे अपने परिवार अर्थात जो उसकी पत्नी है या उसके बच्चे हैं उसकी देखभाल करनी है, उसके लिए आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करनी है और उनका जो जीवन स्तर है उसको ऊंचा उठाने का जो प्रयास वो करना है। तो परिवार में जो जेंडर की परिभाषा है वो सामाजिक जो हमारी परंपराएं हैं, जो मान्यताएं हैं उस पर आधारित होती हैं। तो ये तो हो गया सेकंड पॉइंट। जो थर्ड पॉइंट है वो है सांस्कृतिक समूह में जेंडर की परिभाषा। सांस्कृतिक समूह में जेंडर की परिभाषा। इसमें कहते हैं कि जो प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक जो हमारे जो सांस्कृतिक गतिविधियां हैं उसमें जो महिला और पुरुषों की जो भूमिकाएं हैं उसको निर्धारित किया गया है कि जैसे अपने बात करते हैं कि कहीं भी जो शादी है, समारोह है या कोई भी उत्सव हो रहा है तो जो महिलाएं हैं उनको ही डांस करने के लिए या उनको सिंगिंग करने, गाना गाने के लिए उनको आगे किया जाता है। कहते हैं कि हालांकि जो ये टाइम है, आज का जो टाइम है, तो उसमें जो पुरुष वर्ग है उसने भी अपनी जो सहभागिता है उसका प्रदर्शन किया है। जो आज के टाइम में जो पुरुष वर्ग है वो भी जब कहीं भी शादी होती है, विवाह होता है तो उसमें डांस करते हैं, सिंगिंग है, गाना गाते हैं। परंतु जो हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसके अंदर महिलाओं और पुरुषों की जो भी गतिविधियां हैं उनको निर्धारित किया गया है कि महिलाओं के लिए जो गतिविधियां अलग हैं और जो पुरुषों के लिए जो गतिविधियां वो अलग है। तो कहते हैं कि जो सांस्कृतिक समूहों में जो जेंडर की परिभाषा है उसमें जो हमारी परंपरा है, जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसके आधार पर महिलाओं और पुरुषों की जो गतिविधियां हैं वो भिन्न भिन्न बताई गई हैं। तो ये तो हो गया थर्ड पॉइंट। आगे जो फोर्थ पॉइंट है वो है शिक्षित समाज में जेंडर की परिभाषा। फोर्थ पॉइंट, शिक्षित समाज में जेंडर की परिभाषा। अब इसमें कहते हैं जो शिक्षित समाज है उसमें जो जेंडर की परिभाषा है वो स्त्री और पुरुष के मध्य जो है समानता की स्थिति है वो देखने को मिलती है कि जैसे जो महिलाएं हैं वो आज के टाइम में जो भी उनको अधिकार दिए गए हैं उनके प्रति सजग हैं, वो उनका जो उनके अधिकारों को दिए गए हैं उनका उपयोग करती हैं। कि जैसे समाज में किसी नारी का शोषण हो रहा है तो उसे पता है कि मुझे ये अधिकार दिए गए हैं तो वो उनके अपने जो अधिकार है उनका उपयोग करती है। तो कहते हैं कि जो आज जो पुरुष वर्ग है वो भी ये समझने लगा है कि नारी वर्ग है उसमें विभिन्न प्रकार की योग्यताएं हैं, वो भी हमारी तरह कार्य कर सकते हैं। जो कार्य हम कर सकते हैं, जो कार्य पुरुष वर्ग कर सकता है वो महिला वर्ग भी कर सकती है। तो जो पुरुष वर्ग है वो भी आज के टाइम में महिलाओं को अपने समकक्ष लाने का जो प्रयास करता है, क्योंकि उन्हें पता है कि महिलाओं में भी योग्यता भी है और शक्ति भी है और वो भी प्रत्येक उत्तरदायित्व का निर्वहन जो है कर सकती है। तो जो शिक्षित समाज है उसमें जो जेंडर की परिभाषा है उसमें क्या समानता देखने को मिलती है कि जो स्त्री और पुरुष में किसी भी प्रकार का जो विभेद है वो नहीं देखा जाता, किसी भी प्रकार की जो असमानता है वो नहीं देखी जाती, बल्कि समानता की जो स्थिति है वो देखी जाती है। ये तो हो गया फोर्थ पॉइंट। जो अगला फिफ्थ पॉइंट है वो है अशिक्षित समाज में जेंडर की परिभाषा। अशिक्षित समाज में जेंडर की परिभाषा। कहते हैं जो अशिक्षित समाज है उसमें जो जेंडर की परिभाषा है उसमें क्या है कि स्त्री और पुरुष के मध्य असमानता जो है वो देखने को मिलती है, उसमें विभेद किया जाता है। कि जैसे जो अशिक्षित समाज उसमें जो भी महिलाओं की या जो भी पुरुष वर्ग की जो भी भूमिकाएं या कार्य या कर्तव्य जो भी निर्धारित किए गए हैं वो जो रूढ़िवादी जो परंपराएं हैं उसके आधार पर किया गया है। कि जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर अपने बात करते हैं कि अगर कोई महिला है, अगर उसके पति की डेथ हो जाती है तो उसे दूसरा विवाह करने की जो अनुमति है वो नहीं दी गई है, और यही अगर उल्टा हो जाता है तो जो पुरुष वर्ग है उसको विवाह करने की जो अनुमति है वो दी गई है। तो कहते हैं कि जो शिक्षित समाज है, जो अशिक्षित समाज है उसमें जो जेंडर की परिभाषा है उसमें विभेद की जो स्थिति है वो देखने को मिलती है कि स्त्री और पुरुष में जो विभेद है वो किया जाता है। तो ये तो हो गया फिफ्थ पॉइंट। आगे सिक्स्थ पॉइंट है
स्वयंसेवी सामाजिक समूहों में जेंडर की परिभाषा। स्वयंसेवी सामाजिक समूहों में जेंडर की परिभाषा। इसमें कहते हैं कि जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, जो एनजीओ हैं, वो आजकल जो है वो स्त्री और पुरुष की समानता की बात करती हैं। वो कहते हैं कि स्त्री और पुरुष में पुरुष की जो भी कर्तव्य उनको दिए गए हैं, जो भी उनको दायित्व दिए गए, उनमें हर प्रकार से समानता होनी चाहिए। तो कहते हैं वो विभिन्न प्रकार के जो आंदोलन हैं जो चलाती हैं, जिससे नारियों का जो शोषण है उसको समाप्त किया जा सके। तो कहते हैं कि जो स्वयंसेवी सामाजिक समूह है उसमें जो जेंडर की परिभाषा है उसमें कहा जाता है कि स्त्री और पुरुष को समान जो अधिकार वो दिए जाने चाहिए। स्त्रियों को भी पुरुषों के समान प्रत्येक क्षेत्र में कार्य करने के लिए जो अवसर है वो उन्हें दिए जाने चाहिए। जो आत्मविकास करने के जो अवसर है वो भी उन्हें दिए जाने चाहिए। तो कहते हैं कि इससे क्या होता है कि वो विभिन्न इससे जो नारियों की जो भी स्थिति है, अगर नारियों की दयनीय स्थिति है तो उसमें परिवर्तन होगा। तो जो स्वयंसेवी सामाजिक समूह है वो यही काम करते हैं कि जो नारियों की जो भी दयनीय स्थिति है उसमें सुधार करने का प्रयास करते हैं। जो स्वयंसेवी सामाजिक समूह में जो जेंडर की परिभाषा है उसमें क्या है, महिला व पुरुष को समान अधिकार, समान कर्तव्य, समान उत्तरदायित्व देने के पक्ष में है। ये तो हो गया 6 पॉइंट। आगे जो 7वां पॉइंट है वो है जातिगत समूह में जेंडर की परिभाषा। जातिगत समूह में जेंडर की परिभाषा। अब इसमें कहते हैं कि जो भारतीय समाज है उसमें जो विविध जातियां हैं वो विविध कार्यों के लिए जानी जाती है। कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने बात करते हैं, जो पहले के टाइम में जो राजपूत थी उसमें तक क्या थी, जो महिलाएं हैं वो जो महिलाएं हैं वो जोबर करती थी, मतलब अपने पति के शव के साथ ही वो जब अगर उनका पति मर जाता तो वो उनके शव के साथ ही जल जाती थी। और कहते हैं इसी तरह ही जो ऐसी स्त्रियां था उनका समाज में जो है वो सम्मान किया जाता था। तो कहते हैं कि जातिगत समूह में जो जेंडर की परिभाषा है वो विभेद पर आधारित है। मतलब जो स्त्री पुरुष है उसमें विभेद की जो स्थिति है वो देखने को मिलती है। चाहे कोई भी कर्तव्य है, कोई भी दायित्व है, तो उसमें जो विभेद है वो किया जाता है। विभेदात्मक जो स्थिति है वो देखने को मिलती है। तो ये तो हो गया जातिगत समूह में जेंडर की परिभाषा। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है धर्मगत समूह में जेंडर की परिभाषा। नेक्स्ट पॉइंट है धर्मगत समूह में जेंडर की परिभाषा। इसमें कहते हैं कि जो विभिन्न प्रकार के धार्मिक समूह हैं उसमें भी तो जेंडर की जो परिभाषा है उसमें भी विभेदात्मक जो स्थिति है वो देखने को मिलती है। कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर नारियों का सम्मान किया जाता है, नारी को प्रधानता दी जाती है। और कुछ समाज ऐसे हैं जहाँ पर जो पुरुष वर्ग है उसे महान समझा जाता है, उससे प्रधानता दी जाती है। पर ज़्यादातर केसेस में कहते हैं ज़्यादातर जो धर्म ग्रंथ है वो पुरुष की प्रधानता को भी स्वीकार करते हैं। हर जगह मतलब कहते हैं कि जो पुरुष वर्ग है वही ऊंचा है, जो नारी वर्ग है उसमें किसी भी प्रकार की योग्यता नहीं है, तो करके उनको निम्न स्तर पर रखा जाता है। तो कहते हैं कि जो धर्मगत समूह में जो जेंडर की परिभाषा है वो असमानता पर आधारित है। तो ये तो हो गई सामाजिक समूह में जेंडर की परिभाषा। अब जो नेक्स्ट है वो है विविध क्षेत्रों में जेंडर। जो नेक्स्ट है वो है विविध क्षेत्रों में जेंडर। अब इसके अंदर जो फर्स्ट पॉइंट है वो है शैक्षिक क्षेत्र में जेंडर की परिभाषा। फर्स्ट पॉइंट में जो है वो है शैक्षिक क्षेत्र में जेंडर की परिभाषा। इसमें कहते हैं जो शैक्षिक क्षेत्र में जो जेंडर का अर्थ है वो जो बालक जो छात्र और छात्राओं के सर्वांगीण विकास है उससे संबंधित है, ना कि उनके मध्य किसी भी प्रकार का जो विभाजन है या कार्य का विभाजन से संबंधित नहीं है। ये केवल जो शैक्षिक क्षेत्र में जो जेंडर की परिभाषा है वो जो छात्र और छात्राओं की जो शैक्षिक आवश्यकताएं हैं, शिक्षा से संबंधित जो आवश्यकताएं हैं उससे संबंधित है। कि जैसे
जैसे जब कहते हैं जो शिक्षा का क्षेत्र है उसमें जब सह शिक्षा या कोएड की जब अवधारणा को जोड़ा गया तो उसका जो मेन मोटिव ये था कि जो जातिगत भेद है या जो लैंगिक भेद है उसको समाप्त किया जाए। तो कहते हैं उसी तरह कि जो छात्र छात्राओं के लिए विभिन्न प्रकार के विषयों की व्यवस्था की गई, जैसे कि जो छात्र है उसके लिए तो गृह विज्ञान की व्यवस्था की गई और लड़की है या जो छात्रा है उसके लिए गृह विज्ञान की जो व्यवस्था है वो की गई। मतलब लड़कों के लिए कृषि विज्ञान और लड़कियों के लिए गृह विज्ञान। तो कहते हैं कि जो इस प्रकार की जो व्यवस्था की गई उसके आधार पर क्या हुआ, जो विभेद है, जो विभेद की स्थिति है उसका समापन किया गया। और कहते हैं कि प्रत्येक छात्र छात्राओं को अपनी रुचि के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार विषयों के जो चुनाव करने के जो अधिकार हैं वो उनको दिए गए हैं। इस प्रकार जो शैक्षिक क्षेत्र में जो जेंडर की परिभाषा है वो समानता पर आधारित है कि जो भी लड़का है चाहे लड़की है उसको अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी विषय का चुनाव करने के जो अवसर है उन्हें दिए जाते हैं। तो प्रत्येक जो छात्र है छात्रा है वो अपनी इच्छा के अनुसार ही विषयों का चुनाव करती है। और कहते हैं कि जब इंटरेस्ट होता है तो जब कोई सब्जेक्ट हमें को ऐसा मिल जाता है जिसमें हमारा बहुत इंटरेस्ट है तो हमेशा ही हम उसमें अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो ये तो हुआ शैक्षिक क्षेत्र में जेंडर की परिभाषा। नेक्स्ट है व्यवसायिक क्षेत्र में जेंडर की परिभाषा। व्यवसायिक क्षेत्र में जेंडर की परिभाषा। अब जो व्यवसायिक क्षेत्र है उसके अंदर जो जेंडर की परिभाषा है वो विभेद रहित है। मतलब किसी भी प्रकार का जो विभेद है वो नहीं किया जाता। कि जैसे कि आज हम देखते हैं कि जो व्यवसायिक क्षेत्र है उसमें जो महिलाएं हैं वो पुरुषों के समान कार्य कर रही हैं, किसी भी रूप में वो पुरुषों से जो है कम नहीं है। तो कहते हैं कि व्यवसायिक क्षेत्र की जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं कि कोई एक पुरुष लिपिक है और एक महिला लिपिक है तो उनकी जो सैलरी है, जो उनका वेतन है वो समान रखा जाता है क्योंकि दोनों ही योग्य हैं और दोनों ही समान कार्य कर रहे हैं। तो कहते हैं कि उनमें किसी भी प्रकार का जो विभेद है वो नहीं किया जाता। इस प्रकार जो व्यवसायिक क्षेत्र में जो जेंडर की परिभाषा है वो विभेद रहित है, उसमें किसी भी प्रकार की असमानता जो है वो देखने को नहीं मिलती है। तो ये तो हो गया व्यवसायिक क्षेत्र का। आगे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है धार्मिक क्षेत्र में जेंडर की परिभाषा। थर्ड पॉइंट है धार्मिक क्षेत्र में जेंडर की परिभाषा। अब कहते हैं जो धार्मिक क्षेत्र है उसमें जो जेंडर की परिभाषा है, जो जेंडर का अर्थ है उसमें असमानता जो है वो देखने को मिलती है। नारी धर्म और पुरुष धर्म अलग अलग बताए गए हैं कि जो नारी धर्म है वो तो घर के कार्य करना है, पति की सेवा करनी है, और जो पुरुष धर्म है वो ये है कि अपने परिवार की जो देखभाल करनी है, अपने परिवार के सदस्यों का ध्यान रखना है। तो कहते हैं कि जो धार्मिक क्षेत्र में जो जेंडर की परिभाषा है वो विभेद पर आधारित है, विभिन्न प्रकार के विभेद किए जाते हैं। और कहते हैं कि जो धार्मिक ग्रंथ है उसमें विभिन्न प्रकार की जो परंपराएं हैं उनका निर्माण किया गया है ताकि जो पुरुष इससे क्या होता है, जो भी उनको परंपराएं, जो भी इसके धार्मिक क्षेत्र के अंदर जो भी परंपराएं बताई गई हैं उसमें क्या है, जो पुरुष वर्ग है उसको तो अपने प्रभाव की उसका पूरा प्रभाव होता है, अपनी प्रभाव तथा पुरुषत्व का ज्ञान कराती हैं। जो महिलाएं हैं उनको अपनी प्रभावहीनता की मतलब जो महिलाएं उनकी प्रभाव जो हीनता है उसका और उसको नारीत्व का जो एहसास है या उसका ज्ञान उसको कराती हैं। तो कहते हैं कि जो धार्मिक क्षेत्र में जो जेंडर की परिभाषा है वो विभेद पर आधारित है। ठीक है, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सामाजिक क्षेत्र में जेंडर की परिभाषा। फोर्थ पॉइंट है सामाजिक क्षेत्र में जेंडर की परिभाषा। अब इसमें कहते हैं कि जो सामाजिक क्षेत्र है उसमें जो जेंडर की परिभाषा है वो विभेद पर आधारित है। विभिन्न प्रकार की जो असमानता है वो देखी जाती है कि महिलाओं और पुरुषों के अधिकारों में विभिन्न प्रकार की असमानता है, जो उनको कर्तव्य दिए जाते हैं उसमें भी असमानता है, और जो उनको उत्तरदायित्व दिए जाते हैं उसमें भी असमानता है। जैसे जो पुरुष वर्ग है उसे प्रत्येक कार्य करने के लिए कहा जाता है, हमेशा जब भी कोई निर्णय लिया जाता है तो उसके द्वारा ही लिए जाते हैं। महिलाओं को अपनी सहभागिता के जो अवसर है वो उनको नहीं दिए जाते। तो कहते हैं कि जो सामाजिक क्षेत्र में जो जेंडर की परिभाषा है वो असमानता पर आधारित है। महिला व पुरुष के अंदर असमानता की जो स्थिति है वो देखने को मिलती है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आध्यात्मिक क्षेत्र में जेंडर की परिभाषा। फिफ्थ पॉइंट है आध्यात्मिक क्षेत्र में जेंडर की परिभाषा।
अब कहते हैं जो आध्यात्मिक क्षेत्र है उसके अंदर जो जेंडर का अर्थ है वो उसमें किसी भी प्रकार की जो असमानता है वो देखने को नहीं मिलती है। तो ये कहते हैं कि स्त्री और जो पुरुष है वो दोनों ही ईश्वर की कृतियां हैं, दोनों ही ईश्वर की दृष्टि में समान है, किसी भी प्रकार का जो विभेद है वो ईश्वर के द्वारा नहीं किया जाता। तो कहते हैं कि जो समाज है तो कहते हैं कि जो ये समाज है उसमें विभेद क्यों किया जाता है, क्योंकि जब ईश्वर स्त्री और पुरुष में किसी भी प्रकार का विभेद नहीं करता तो जो हमारा ये समाज है वो स्त्री और पुरुष में विभेद क्यों करता है। तो कहते हैं कि जो आध्यात्मिक जो क्षेत्र है उसमें जो जेंडर की परिभाषा है वो विभेद रहित है, किसी भी प्रकार की जो असमानता है वो उसमें नहीं है, क्योंकि दोनों ही ईश्वर के अंश हैं। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है 6 पॉइंट वो है नैतिक क्षेत्र में जेंडर की परिभाषा। नैतिक क्षेत्र में जेंडर की परिभाषा। अब कहते हैं कि जो ये नैतिक क्षेत्र है उसमें जो जेंडर की जो परिभाषा है उसमें कहते हैं कि स्त्री और पुरुष के जो दायित्व हैं, जो कर्तव्य हैं वो तो अलग अलग जो है वो परिभाषित किए गए हैं कि उसमें जो असमानता देखने को मिलती है, परंतु जो नैतिकता की दृष्टि है उस नैतिकता की दृष्टि से किसी भी स्त्री के साथ अन्याय नहीं किया जाता। कि जो हमारी नैतिकता है वो हमें ये सिखाती है कि मन, क्रम और वचन से हमें किसी भी प्राणी का जो अहित है वो नहीं करना चाहिए। तो कहते हैं जो नैतिकता क्षेत्र है उसमें जो जेंडर की परिभाषा है वो विभेद रहित है, किसी भी प्रकार की जो असमानता है वो देखने को नहीं मिलती, क्योंकि किसी भी प्रकार की जो असमानता है वो स्त्री और पुरुष के अंदर नहीं की जाती है। क्योंकि हमारी जो नैतिकता है वो हमें ये सिखाती है कि हमें किसी के स्त्री हो चाहे पुरुष हो किसी में भी विभेद नहीं करना चाहिए, किसी में भी भेदभाव जो है नहीं होना चाहिए। तो ये तो हो गया 6 पॉइंट। आगे जो 7 पॉइंट है वो है 7 पॉइंट है कर्म क्षेत्र में जेंडर की परिभाषा। कर्म क्षेत्र में जेंडर की परिभाषा। अब कहते हैं कि जो कर्म क्षेत्र है उसमें क्या है, महिलाओं और पुरुषों को विभिन्न प्रकार के अधिकार दिए गए हैं, परंतु जो पहले का टाइम था जैसे जो प्राचीन समय था उसमें तो क्या था कि जो महिलाएं हैं उनके जो कार्य है उनका विभाजन किया गया था। जो कठिन कार्य है वो पुरुष वर्ग को दिए गए थे और जो सरल कार्य है वो महिला वर्ग को दिए गए। परंतु कहते हैं आज के टाइम में जो स्थिति है वो परिवर्तित हो चुकी है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। प्रत्येक कहते हैं कि उन लोग तो कहा जाता है कि जो कर्म क्षेत्र है उसमें जो जेंडर की परिभाषा है उसमें किसी भी प्रकार का जो विभेद है वो देखने को नहीं मिलती। स्त्री पुरुष की जो भी स्थितियां हैं, जो भी कार्य है उसमें समानता ही देखने को मिलती है। तो ये तो हो गया कर्म क्षेत्र में जेंडर की परिभाषा। अब कहते हैं कि जो विविध क्षेत्र, ये तो था विविध क्षेत्रों में जेंडर की परिभाषा। जो नेक्स्ट है वो है विविध समयों में जेंडर। विविध समयों में जेंडर। अब इसके अंदर जो पहला पॉइंट है वो है वैदिक काल में जेंडर की परिभाषा। फर्स्ट पॉइंट है वो है वैदिक काल में जेंडर की परिभाषा। अब इसमें कहते हैं जो वैदिक काल था तो उसमें क्या था, जेंडर की जो परिभाषा है उसमें स्त्री और पुरुष में जो विभेद है, जो असमानता है वो देखने को मिलती थी। परंतु क्या था, जो महिलाएं हैं उसके प्रति सम्मान का भाव जो है वो देखने को मिलता था कि जो सभी लोग हैं वो नारियों का सम्मान करते थे। और जो नारियां हैं उनको किसी भी व्यवस्था पर, चाहे वो सामाजिक व्यवस्था हो चाहे वो पारिवारिक व्यवस्था हो, खुलकर अपने विचार प्रकट करने के लिए और अपने जो उनके भाव है उनको अभिव्यक्त करने की जो स्वतंत्रता है वो उनको दी जाती थी। और किसी भी प्रकार का जो दुर्व्यवहार है वो नारियों के साथ नहीं किया जाता था। इसमें क्या था, वैदिक काल में क्या था, जो महिला व पुरुष दोनों ही एक दूसरे का सम्मान करते थे, किसी को भी ऊंचा या किसी को भी नीचा जो है नहीं समझा जाता था। तो ये तो हो गया वैदिक काल में जेंडर की परिभाषा। नेक्स्ट है बौद्ध काल में जेंडर की परिभाषा। सेकंड पॉइंट है बौद्ध काल में जेंडर की परिभाषा। अब
इसमें कहते हैं कि जो बोध काल था उसमें जो जेंडर की परिभाषा थी या जेंडर का जो अर्थ था उसमें स्त्री और पुरुष में जो विभेद तो देखने को मिलता था, परंतु स्वतंत्रता की दृष्टि से, समानता की दृष्टि से, अधिकारों की दृष्टि से तो कहा जाता है कि जो ये काल है बहुत ही उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि इस समय क्या था कि नारियों के साथ किसी भी प्रकार का जो शोषण है वो नहीं होता था। और क्या था उस समय जो धार्मिक वातावरण था, जो धर्म संबंधी जो वातावरण था वो सत्य और अहिंसा पर आधारित था। अगर धार्मिक वातावरण ऐसा है तो सामाजिक वातावरण भी ऐसा होगा। तो कहते हैं इस समय जो नारियां हैं उसके साथ किसी भी प्रकार का जो अन्याय है या नारियों का शोषण है वो किसी भी प्रकार का जो नारियों का शोषण है वो नहीं किया जाता था। अब ये तो हो गया सेकंड पॉइंट। आगे जो थर्ड पॉइंट है वो है मध्यकाल में जेंडर की परिभाषा। थर्ड पॉइंट, मध्यकाल में जेंडर की परिभाषा। अब कहते हैं जो मध्यकाल था उसमें जो जेंडर का अर्थ था, मतलब जो स्त्री व पुरुष में विभेद की स्थिति देखने को मिलते थे। जो नारियां हैं, जो स्त्रियों को केवल भोग विलास की जो वस्तु है वही समझा जाता था। अधिकारों में असमानता थी, कर्तव्यों में असमानता थी। हमेशा ही जो पुरुष वर्ग है उसको ऊंचा समझा जाता था, जो नारी वर्ग है उसको उस पुरुष वर्ग के अधीन समझा जाता था। कहते हैं कि जो मुस्लिम काल, मध्यकाल अर्थात जो मुस्लिम काल है उसमें क्या था, पर्दा प्रथा उसका प्रचलन था। तो क्या है, पर्दा प्रथा के आधार पर जो महिलाएं उन्हें घर पर रहने को कहा जाता था, उन्हें किसी भी व्यवस्था पर खुलकर अपने विचार जो अभिव्यक्त करने की जो स्वतंत्रता है वो उन्हें नहीं दी गई थी। तो कहते हैं कि जो मध्यकाल था उसके अंदर उसमें जो नारियों की स्थिति थी वो अत्यंत ही दयनीय थी, क्योंकि उसके साथ विभिन्न प्रकार का शोषण किया जाता था और जो भी शोषण किया जाता था उसका जो उत्तरदायी है वो पुरुष वर्ग को ही माना जाता था। तो ये तो हो गया मध्यकाल में जेंडर की परिभाषा। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ब्रिटिश काल में जेंडर की परिभाषा। फोर्थ पॉइंट है ब्रिटिश काल में जेंडर की परिभाषा। अब कहते हैं कि जो ब्रिटिश काल था उसमें जो जेंडर की परिभाषा के तौर पर स्त्री पुरुष में असमानता जो है वो देखने को मिलती थी, परंतु कहते हैं कि जो मध्यकाल के अंतर्गत जो नारियों की स्थिति थी वो उसमें जो भी सुधार किया गया वो ब्रिटिश काल में ही सुधार किया गया है। कहते हैं कि जो ब्रिटिश प्रशासक था वो उनकी इच्छा ये थी कि जो महिला को पुरुषों के समान अधिकार दिए जाने चाहिए, उन्हें किसी भी क्षेत्र में मतलब पुरुष वर्ग को आगे नहीं किया जाना चाहिए, मतलब दोनों को समान जो अधिकार है वो दिए जाने चाहिए। और जब जो समाज सुधारक है, कई समाज सुधारकों ने इस संबंध में जब उन्होंने इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया तो जो ब्रिटिश सरकार थी वो उनके पक्ष में होगी, वो उनका साथ देने लगी। तो कहते हैं कि जो ब्रिटिश काल है उसमें जो नारियों की जो भी स्थिति थी, जो भी दयनीय स्थिति थी उसमें सुधार किया गया, उसे विभिन्न प्रकार में जागरूक कर उनके जो भी अधिकार हैं जो नारी के उनके बारे में उन्हें बताया गया। विभिन्न प्रकार के जो उपाय हैं वो अपनाए गए, जिससे जो नारियों को अपने अधिकारों के प्रति अधिकारों की जानकारी हो और वे उनके प्रति जागरूक हो सके। अब जो लास्ट है वो है स्वतंत्रता के पश्चात जेंडर की परिभाषा। फिफ्थ पॉइंट है स्वतंत्रता के पश्चात जेंडर की परिभाषा। अब कहते हैं कि जो स्वतंत्रता के पश्चात जो नारियां उनकी स्थितियों में जो सुधार है, अद्भुत सुधार हुआ, क्योंकि जो आज का टाइम हम देखते हैं कि जो अधिकार पुरुष वर्ग को दिए गए हैं उतने ही अधिकार नारी वर्ग को दिए गए हैं, और जो नारियां हैं वो अपने अधिकारों के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति सजग हैं। जब भी उसको जरूरत महसूस होती है तो वो अपने अधिकारों का उपयोग करती है। विभिन्न प्रकार के जो अधिकार दिए गए हैं, किसी भी जो प्रकार की असमानता है वो देखने को नहीं मिलती है। तो कहते हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात जो जेंडर की परिभाषा है उसमें जो नारियों की स्थिति थी उसमें सुधार किया गया था। तो ये तो हो गया लिंग और लैंगिकता वाला आपका टॉपिक कंप्लीट। अब एक चीज मैं आपको बताना चाह रही हूँ, पिछली जो भी क्लास हुई है उसमें हमने पितृसत्ता, पुरुषत्व और नारीवाद, और लास्ट है लिंग एवं लैंगिकता। इसके बारे में पढ़ा है। तो ये जो चारों चीजें हैं वो आपकी जेंडर की अवधारणा के अंतर्गत आती हैं। ये टॉपिक मैंने आपको अलग अलग इसीलिए करवाए हैं क्योंकि जो क्वेश्चन है वो हमेशा ही अलग अलग आता है।
तो जैसा क्वेश्चन आए उसके अकॉर्डिंग आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो ये तो आपको आज की क्लास में हम लिंग और लैंगिकता के बारे में पढ़ा है, और जो भी PDF है इससे संबंधित आपकी जो भी PDF है, जब ये जो भी आपकी यूनिट्स हैं उस यूनिट्स में हर यूनिट्स में 3-3 पॉइंट है। आज की जो क्लास है उसमें जो यूनिट फर्स्ट का जो फर्स्ट पॉइंट है वो कंप्लीट हो चुका है। तो जो नेक्स्ट क्लास थी उसमें हम सेकंड पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।